अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं जी। 1 की थोड़ी रिवीजन पहले कर लेते हैं ताकि थोड़ा याद आ जाए हमने क्या क्या बातें की थी। हमने कल IS 38 स्टार्ट किया था। अच्छा, बीच में वैसे ही हम ज़रा, क्योंकि आपको पता है इंट्रोडक्शन था, कल पढ़ाई तो की नहीं हमने, है ना, तो IS 36 हम पढ़ने लग गए। वरना IS 38 से रिलेटेड तो हमने थोड़ी सी बात ये की थी कि कब इंटेंजिबल को रिकॉर्ड किया जाता है और इंटेंजिबल की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बात की थी कि इंटेंजिबल होता क्या है, ठीक है। तो इंटेंजिबल क्या होता है जी? इंटेंजिबल एक ऐसा एसेट है जो आइडेंटिफाइबल हो, आइडेंटिफाइबल हो, नॉन मॉनिटरी हो। अच्छा, याद करके आ रहे हैं बच्चे। पहला हफ्ता 10 दिन तो वही होता है ना, रोज़ का काम रोज़ करूँगा वाला, ठीक है। नॉन मॉनिटरी और विद फिजिकल, अच्छा, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है जी। तो आइडेंटिफिएबल के अंदर फिर दो बातें थी कि आइडेंटिफिएबल कब होगा? अगर वो सेपरेबल है, और सेपरेबल नहीं भी है लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट है, तो हम इन दोनों सूरतों में, इनके दरमियान में ना और था, सेपरेबल है तो हम कहेंगे आइडेंटिफिएबल है, सेपरेबल नहीं भी है लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है या लीगल राइट है, तब भी हम उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिफिएबल। तो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा इन जिसकी टांगें बल हों, ठीक है। एक तो ये बात हमने पढ़ी थी। दूसरी बात, अहम बातें रिवाइज कर लेते ना। दूसरी बात यहीं करीब ही पड़ी हुई थी, स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट। कस्टमर लिस्ट की बात अब इकट्ठी कर लेते हैं उस वक्त, ठीक है ना। अभी उसके बाद करते हैं स्टाफ ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट। ये याद रखिएगा, ये हमेशा इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। नहीं बनती? क्यों? तो आपने स्टाफ को ट्रेन किया, वो चला गया, रोक सकते हो। आपने एडवर्टीजमेंट हैवी किस्म की कस्टमर को आप पकड़ के ले आओगे फिर भी दुकान में? नहीं। तो आपके एम्प्लॉयज़ और आपका कस्टमर ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए स्टाफ ट्रेनिंग हो या एडवर्टीजमेंट हो, कभी भी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, बल्कि इनको हमेशा हम क्या किया करते हैं? एक्सपेंस आउट, एज इनकर्ड, ठीक है। ओके, इनको आपने एक्सपेंस आउट करना होता है, ठीक है जी। और कोई बात अहम जो हमने की हो कल? और कोई अहम बात? आज की बात अब फिर शुरू करते हैं, ठीक है। लेक्चर 2 के अंदर अहम बातें यही थी, बाकी तो गपशप थी ना, पहली क्लास थी ना। लेकिन इम्पेयरमेंट हमने रिवाइज कर ली थी, और आज इंशाल्लाह जो आखिरी सवाल हम करेंगे उसमें इंटेंजिबल को इम्पेयर करके भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे वो लेवल नहीं है, बल्कि उससे भी आसान लेवल पे आ जाना है। बस इम्पेयरमेंट का पता होना चाहिए हमें। इम्पेयरमेंट कब होती है? जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम हो जाए। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है? कभी तो सवाल में दे देगा, कभी नहीं देगा तो हायर ऑफ, फिर वेलेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज। तो ये भी कल की रिवीजन थोड़ी सी हो गई, ठीक है ना। चल, अच्छा जी, आज हम मेन डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं इंटेंजिबल्स की, ठीक है जी। इंटेंजिबल्स दो तरह के होते हैं, या हम उनको परचेज कर सकते हैं या इंटरनली जनरेट कर सकते हैं। परचेज वाली आसान बात है, थोड़ी बहुत बात हमने कल कर भी ली थी। परचेज करें तो उसकी परचेज प्राइस, उसके अंदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह लेस करेंगे, और ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऐड करेंगे। उसमें क्या क्या होता है हमने वो पढ़ लिया था, ये कल की रिवीजन होगी, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैं उसको लिखना भी नहीं चाह रहा। फिलहाल आज हम बात करेंगे इंटरनली जनरेटेड। इंटेंजिबल्स को आप खुद बना सकते हैं, इंटरनली जनरेटेड। इसमें ना दो कैटेगरीज हैं जो IS 38 ने बनाई हुई हैं, ठीक है। एक कैटेगरी वो है जिसमें स्टैंडर्ड ने 5 इंटेंजिबल्स को रख दिया, ठीक है।
नाम लेकर। सबसे पहला है गुडविल। गुडविल इंटरनली जनरेट होती है, वो खरीदी भी जा सकती हैं चीज़ें, लेकिन खरीदने को छोड़ो, मैं तो खरीदने वाली बात है लिखना भी पसंद नहीं की फिलहाल, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनली जनरेटेड। गुडविल इंटरनली जनरेटेड होती है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से किया, पूरी ईमानदारी के साथ, खूब मेहनत से कस्टमर को सेटिस्फाई किया, वक्त गुजरने के साथ 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 आपका नाम बढ़ता जा रहा है, गुडविल बनती जा रही है। तो ये गुडविल क्या है? इंटरनली जनरेट की आपने, ठीक है। उसके बाद असल में ना कहानी कुछ इस तरह से होती है कि ये आपकी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में आप गुड्स बनाते हैं, ऐसा ही है, बोलो। यहाँ से जब गुड्स बन जाती हैं तो वो गुड्स निकल कर यहाँ शोरूम में आ जाती हैं, ठीक है जी। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद आपके कुछ और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका एडमिन एंड अकाउंट्स हो गया, तो जहाँ पे आप लोग बैठे होते हैं, एचआर वाले बैठे होते हैं, ठीक है, एचआर एडमिन अकाउंट्स वगैरह ये हो गए, ठीक है जी। और उसके बाद एक डिपार्टमेंट ये भी होता है जिसका नाम होता है रिसर्च एंड, इसको ना हम यूँ कह देते हैं लेबॉर्ट्री, ऐसे ही एक लेबॉरेटरी है, लेबॉर्ट्री है। अच्छा, अब फैक्ट्री में क्या होता है? गुड्स बनती हैं, शोरूम में बिकती हैं, और यहाँ पे एडमिन अकाउंट्स एचआर वाले बैठे होते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन एक लेबॉर्ट्री भी है। अब यहाँ लेबॉर्ट्री में क्या होता है? टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट लेबॉर्ट्री के अलावा नहीं हो सकती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। असल में जो लफ्ज़ मैं कहना चाह रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो लेबॉर्ट्री के अंदर क्या हुआ करता है जी? R&D, ठीक है, रिसर्च एंड रिसर्च, नज़र आ रहा है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इतना कौन लिखे यार, R&D लिखे, R&D, R&D डिपार्टमेंट भी इसको कह देते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात असल में ये चल रही थी यहाँ पे साइंसदान बैठेंगे और यहाँ पे बैठ के कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश करेंगे, ट्राइयाँ कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है, फिर वैक्सीन बनना शुरू हो गई, फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल हम लोगों पे करके उसके बाद कहेंगे ओके है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वैक्सीन फैक्ट्री में जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हवाले की जाएगी, मैनेजर साहब को कहा जाएगा ये है ये वैक्सीन का फॉर्मूला, वैक्सीन का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला पकड़ें और मैस प्रोडक्शन शुरू कर दें, वैक्सीनें बनाएं और बेचें, ठीक है। आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाना था, अभी प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं है आपके पास, आपने एक प्रोडक्ट बनानी है नई, ठीक है। आपने ये फ़ोन का डिज़ाइन बनाना था, बनाना शुरू कर दिया, R&D डिपार्टमेंट बना रहा है, एक डिज़ाइन बनाया, नहीं ये सही नहीं, दूसरा बनाया, इसमें ये मसला है, करते कराते फाइनल हो गया एक डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन टेस्टिंग वगैरह से गुजार के सब कुछ ओके करके ओके हो गया। अब ये डिज़ाइन जो है ये इंटेंजिबल है। जैसे थोड़ी देर पहले वैक्सीन का फॉर्मूला क्या था? इंटेंजिबल। ये डिज़ाइन क्या है? इंटेंजिबल। कल हमने को कोला बनाई थी एक, ठीक है, कद्दू कोला के पता नहीं क्या, ठीक है ना। तो वो भी आपने R&D डिपार्टमेंट के अंदर तजर्बे करने हैं, इतनी चीनी डाल दो, इतना जो है वो नमक डाल दो, इतना इसके अंदर जो है वो जूस डाल दो फलां चीज़ का। अब वो तजर्बे हो रहे हैं और अल्टीमेटली आप बना जाते हैं फॉर्मूला उस कोला का। तो वो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देंगे, फिर वो मैस प्रोडक्शन करेंगे, फिर सेल्स वाले उनको बेच रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आज तक हम टेंजिबल्स पढ़ते थे, यहाँ पे जो प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें पड़े हुए लगे हुए AC हैं, इसमें बैठे हुए बंदे हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने पहले देखी हुई थी, ये ज़रा पहली बार हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसेट्स पड़े थे, प्लांट, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, यहाँ पे कोई व्हीकल्स पड़े हैं, खड़े हैं जो यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये सब टेंजिबल एसेट्स थे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो इंटेंजिबल्स की कर रहे हैं। तो मैंने उसकी 2-3 एग्जांपल्स दी, ठीक है। आपने यहाँ पर लेबॉर्ट्री के अंदर ही आपने 2 IT एक्सपर्ट्स भी बिठाए हुए हैं, उनको आपने कहा R&D डिपार्टमेंट, इसलिए मैंने बोला इसको कह सकते हैं, आपने 2-3
साइंसदानों को बिठाया और कहा हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जो बच्चों की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखे। अब उन्होंने बनाना शुरू किया, फिर उसमें बग्स आए, फिर उन्होंने हम डिस्कस किया, फिर अगली दोबारा ट्राई की, फिर ये चेंज की, वो करते 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 आखिर वो सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। हमने कहा लो भाई अब ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि हम सारे कॉलेजेस को भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो यहाँ पे ढेर सारे प्रोग्रामर बैठे हैं उनको कहा लो भाई ये वाला बनाना शुरू कर दो। अब बात समझ आ रही है? तो ये सॉफ्टवेयर जो हमने खुद इंटरनली जनरेट किया, बनने के अरसे में, आज उसकी अकाउंटिंग सीखनी है, बनने के अरसे में हमने उससे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं और अल्टीमेटली फिर वो बन जाता है। जब बन जाता है तो वो इंटेंजिबल है। क्यों? क्योंकि उस सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर बना के बेचेंगे। हमने वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार करने में जो कोशिश की उसमें खर्चे होते हैं, ठीक है, वो पता नहीं एक्सपेंस करेंगे या इंटेंजिबल बनाएंगे, कब बनाएंगे, ये सारी बातें आज पढ़नी है। लेकिन जब वो वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा तो वो फॉर्मूला इट इज़ एन इंटेंजिबल। आप कहोगे सर इसके ऊपर लिखा हुआ है ये वैक्सीन बनाने का तरीका, देखे ना ये सफ़ा, ये टेंजिबल है। तो मैंने यही तो आपको कल बताया था कि इस सफ़े के पीछे वो फॉर्मूला है जिसके तहत सारी वैक्सीन बननी है। असल में वो इंटेंजिबल है, ये तो सिर्फ उसके ऊपर लिखी हुई चीज़ है कि जी ये इस तरह से बनाना है, प्रोडक्शन वालों को दिया, ठीक है। तो जो फॉर्मूला बन गया वैक्सीन का वो क्या है? इंटेंजिबल। और क्या एग्जाम्पल ली अभी हमने? ना, डिज़ाइन बनने तक जो खर्चे हुए, अब जाहिर सी बात है मोबाइल का अगर ये डिज़ाइन बनाना है तो इससे पहले कई डिज़ाइन बने भी होंगे। अब डिज़ाइन ऐसे थोड़ा ही, ये कोई पेंसिल से थोड़ा ही बनता है डिज़ाइन, तो पेंसिल से बनेगा, उसके बाद फिर कोई छोटा सा एक प्लांट सा लगाया होगा, उसमें फिर तजर्बे के तौर पे कुछ ये शेप्स जो होती हैं ना, इनको जिग्स कहते हैं, टूल्स कहते हैं, डाइयाँ जिस तरह से कहते हैं, ये मोल्ड्स बनेंगे, वो बनाकर फिर वो डिज़ाइन बनेगा, फिर उसमें मसला तो बहुत सारे खर्चे चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिज़ाइन बन जाता है तो वो फिर क्या है? इंटेंजिबल, क्योंकि उसकी बुनियाद पे फिर अब मैथ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूं इंटरनली जनरेटेड की, जागते रहना, ठीक है, ये इंटरनली जनरेटेड वाले कहां पड़े होते हैं? ये इंटरनली जनरेट यहां पर होते हैं और उसके बाद जब बन जाते हैं तो फिर ओके, ठीक है ना, फैक्ट्री में जा सकते हैं और कोई चीज़ ऐसी भी होगी यहाँ पे बना के यहीं पे बेच रहे हो, एक बात है, ठीक है। लेकिन इंटरनली जनरेट जो चीज़ होती है वो R&D डिपार्टमेंट में होगी, ठीक है। लेकिन गुडविल ज़रा इससे हटके थी, गुडविल यहाँ पे नहीं जनरेट हो रही होती, गुडविल वक्त के साथ 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 ऐसे ही वो कस्टमर लिस्ट भी होती है, ठीक है ना। तो वो ज़रा डिफरेंट चीज़ें हैं। ये सॉफ्टवेयर, ये डिज़ाइन, ये फॉर्मूला एंड सो ऑन, ये अभी इधर आएंगे, उनकी वो अदर्स में है, ठीक है, उनकी बात मैं बाद में करता हूं, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ आपको ये बताना था कि लेबोरेटरी में क्या होता है? R&D होती है और हमारे इंटेंजिबल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन गुडविल लेबोरेटरी में, जगा दें साथ वालों को, सारे अपने साथ वालों को जगा दें, शाबाश। लेबोरेटरी में गुडविल जनरेट नहीं होती। ऐसी मैंने कहा बता दूं, जरा बाद में फर्क रहता है फिर। आ जा यार, कस्टमर लिस्ट कल बात हो रही थी, लेबोरेटरी में तैयार होती है, साइंसदान बैठ के कस्टमर लिस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स के। हमने साइंसदान बिठाए हुए हैं जो सिर्फ क्या काम करते हैं? आप स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। नहीं भाई, यहाँ पर अभी हमें 1 साल हुआ है शुरू हुए, यही 10 साल बाद आएंगे तो आपका एक डाटाबेस यहाँ पे बनना पड़ा होगा। ये वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद बन रहा है। कोई अलग से बंदा इसलिए नहीं बिठाया हुआ कि वो कस्टमर लिस्ट बनाएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपना नाम पता बताते हैं, एडमिशन लेते हैं, फिर अगले पेपर में फिर एंड सो ऑन, बच्चे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये अपने काम करते करते ही एक चीज डेवलप कर जाते हैं जिसको क्या कहा जा रहा है? कस्टमर लिस्ट। क्या लेबोरेटरी में बनी? अच्छा, उसके बाद मास्ट हेड का नाम सुना हुआ है? मास्ट हेड ऐसे करके लिखा होता है ना। ये जंग, नवाए वक्त, ये क्या है? ये पब्लिशिंग टाइटल, इनको कहते हैं न्यूज़पेपर टाइटल्स। इन न्यूज़पेपर टाइटल को क्या कहा जाता है? मास्ट हेड्स, ठीक है जी। तो जंग एक जगह लिखा हुआ है जंग, और एक अखबार पे लिखा हुआ है संग। आप कौन सा अखबार लेना पसंद करेंगे? क्यों भाई? एक नाम है, और ये नाम क्या हो गया?
ये नाम भी अगर जंग वाले बेचना चाहें तो उसके पैसे लेंगे। अगर जंग वाले अपना बिजनेस बेचें तो वो नए बंदे को क्या कहेंगे, भाई जंग का एक नाम है, तुम संग निकाल के देखो, कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। तो मस्ट हैड भी क्या है, एक इंटेंजिबल है, लेकिन लेबॉर्ट्री में बैठ के नहीं बना। जब अखबार आया होगा उन्होंने उसका नाम जंग रख दिया था, अब वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम बनता चला गया, ठीक है। तो मस्ट हैड कहते हैं न्यूज़पेपर टाइटल्स। ठीक है, अच्छा जी। पब्लिशिंग टाइटल्स भी तो होते हैं। आपका जो आई कैप है वो अपनी किताबों के ऊपर, उसके ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है, आपको पता है किसी को? हैं, एमाइल वुल्फ। एमाइल वुल्फ ये उसका पब्लिशिंग, वो पब्लिश उससे करवाते हैं, उनका नाम एमाइल वुल्फ है। ऐसे ही सीए के साथ ACCA की बुक्स होती हैं, BPP, PBP, इस तरह के, ये क्या हैं सब, मैं लिख देता हूँ एक दो, ठीक है। PBP हुआ करती थी, फिर BPB होता है, ऐसे ही एमाइल वुल्फ, कैपलान नाम सुना होगा, कैपलान, एमाइल वुल्फ एंड सो ऑन। अब जगह इतनी नहीं है, एमाइल वुल्फ ज़बानी, अपनी आई कैप की वेबसाइट खोल के अपनी किताब को देखोगे, उस पर नाम लिखा हुआ मिल जाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्या है, पब्लिशिंग टाइटल्स। पब्लिशर्स ने ये इन नामों के तहत पब्लिशिंग ये करते आ रहे हैं, ठीक है ना। और पांचवी चीज़ ब्रांड है, ठीक है जी। परफ्यूम के ऊपर लिखा हुआ है J डॉट, लेबॉर्ट्री में ये J डॉट बनाया होगा उन्होंने, लेबॉर्ट्री में परफ्यूम जरूर बनाया होगा, लेकिन उसके ऊपर जो नाम J डॉट लिखा हुआ है ये भी एक ब्रांड है जो वक्त गुजरने के साथ साथ की डेवलप होता गया। अब इसकी भी एक कीमत है, एक कदर है इस बिजनेस में, लेकिन अगेन लेबॉर्ट्री में ये नहीं बना। तो ये पांच चीज़ें हैं तो इंटेंजिबल। कोई इससे आपको इनकार है? क्या गुडविल आपको फ्यूचर में फ़ायदा नहीं देती? क्या कस्टमर लिस्ट आपको फ़ायदा नहीं दे सकती? अगर कॉलेज वाले ही, मैंने कल शायद कहा था ना कि एक तो ये है कि हम खरीदें जाके किसी से कस्टमर लिस्ट, एक ये कि हमारी अपनी कस्टमर लिस्ट डेवलप हो गई है और हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर लें, हो सकता है, ठीक है ना। मैंने आपको शायद जाते जाते कहा था, सर आसिफ फाइनल का ऑडिट पढ़ाते हैं, हम तो पढ़ाते नहीं है फाइनल को। सर आसिफ ने फाइनल का ऑडिट पढ़ाना था। सर आसिफ ने कहा कि जो मेरे बच्चे पढ़ के गए हैं कैफ में उन सबको मैसेज करवा दें। तो क्या कॉलेज को इससे फ़ायदा होगा? नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा कि ये पांच में से कोई एक भी हो, चाहे गुडविल है, ब्रांड है, कॉपी, ये पब्लिशिंग टाइटल है, मस्टर्ड है या कस्टमर लिस्ट है, ये पांच अगर आपके इंटरनली जनरेटेड है तो इनको आप इंटेंजिबल नहीं कह सकते। ये इंटेंजिबल, वो कहता है ये इंटेंजिबल है ही नहीं, ठीक है ना। निशानी के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि ये पांच ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं बन रहे, लेकिन अगर डीप डाउन जाके इसकी लॉजिक सोचना चाहे ना, तो लॉजिक ये होती है कि इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। असल में क्या मतलब, कस्टमर लिस्ट 10 साल में बन गई, क्रिसेंट के स्टूडेंट्स की कस्टमर लिस्ट बन गई 10 साल में, कितनी कॉस्ट इनकर की हमने? मैं तो कह रहा हूं हमने किसी को कहा भी नहीं था कि लिस्ट बनाओ, ये तो वक्त के साथ साथ बनती गई। अच्छा, ये जो ब्रांड बना है J डॉट का, कितने पैसे लगे होंगे इसको बनाने में? ओ भाई, बिजनेस चल रहा होता है, सर्विस अच्छी दे रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो नाम बनता चला जा रहा है। तो कॉस्ट रिलायबली मेजर, तो शर्तें थी ना, फ्यूचर बेनिफिट प्रोबेबल है, वो तो प्रोबेबल है। क्या कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है? बोलो, नहीं हो सकती है, इसलिए ये इंटेंजिबल ही नहीं, ये इंटेंजिबल ही नहीं। अच्छा, खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी सिचुएशन में आई कैप डाल दे कि कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है, कह दे, आपने फिर भी इसको इंटेंजिबल नहीं कहना, क्योंकि IS 38 ने लिख के इन पांच के बारे में कह दिया ये इंटेंजिबल नहीं है, ये इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अहम बात ये, कल ना असल में कस्टमर लिस्ट की बात चली थी, फिर मैंने कहा चलो जितनी हो गई, अब उसको मैंने अलग नहीं किया, वो इसी के अंदर ले आया। अगर ये पांचों चीजें इंटरनली जनरेटेड हैं तो ये इंटेंजिबल नहीं है। लेकिन अभी लिखवा भी देता हूं, अगर इन पांचों में से कोई भी चीज हम खरीद लेते हैं किसी से जाकर, ठीक है, हमने जाकर किसी का ब्रांड उससे खरीद लिया, अब इंटरनली जनरेटेड रहा ही नहीं, ये तो परचेज्ड बन गया। और मजे की बात है, जो पे किया है वो कॉस्ट भी है, रिलायबली मेजर हो सकती है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये पांच चीजें अगर
इंटरनली जनरेटेड की हेडिंग में ये 5 चीजें अगर हों तो these are not intangibles. These are not, यार रात को ज़लज़ला आया, तुम टेबल हिला रहे हो तो मुझे अभी भी आ रहा है. These are, नहीं खैर है, कोई नहीं यार, रिलैक्स होके पढ़ो, क्या हो गया, गपशप लगा के पढ़ना चाहिए. हैं FAR 2 में तो वैसे भी दोस्ती ज़्यादा हो जाती है उस्ताद शागिर्द की, है ना, लेकिन क्लास में गड़बड़ नहीं करने दूंगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें. हाँ जी, दीज आर नॉट इंटेंजिबल्स. ठीक है जी. और बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल. ठीक है, तो ये इंटेंजिबल्स नहीं है. तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर इन पे कोई खर्चा हो भी रहा है, ठीक है, तो वो एक्सपेंस ही है, अगर हो भी रहा है तो ठीक है ना. लेकिन वाह, दीज आर नॉट इंटेंजिबल्स. आगे मैंने रीज़न क्या बताई है, हाँ इंटरनली हैं, तो अगर खरीद लें तो फिर नहीं. मैं वैसे कह रहा हूँ खर्चा अगर इस पे हो भी रहा है तो छोटा मोटा, ये जी ब्रांड बढ़ जाए, हमने एडवर्टीजमेंट कर दी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो वैसे ही एक्सपेंस है, तो इस तरह कोई भी खर्चा अगर हो भी जाता है खुदा ना खासा तो एक्सपेंस आउट होना है. ये इंटेंजिबल ही नहीं है, बस सादा बात है, ये ज़्यादा अच्छी समझ आती है. ठीक है ना. दीज आर नॉट इंटेंजिबल्स बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी measured reliably जी. जो ब्रांड बेचता है ना, उसको वो अंदाज़ा ही लगाता है कि यार इसको मैं कितने पैसों में अपना ब्रांड बेचूं, और जिस दिन वो बेचेगा उस दिन वो सारा गेन है उसका, क्योंकि बुक्स में तो वो नज़र नहीं आ रहा होता. इंटरनली जनरेटेड ब्रांड किसी माई के लाल की बैलेंस शीट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इंटेंजिबल्स IAS 38 डील करता है, और IAS 38 कहता है इंटरनली जनरेटेड है अगर, तो ब्रांड बुक्स में नहीं आ सकता. अब हम आगे पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन वगैरह में भी जाकर पढ़ेंगे, ब्रांड नज़र आ भी सकते हैं किताबों में, लेकिन वो अगर आप किसी की बैलेंस शीट में कोई ब्रांड देखोगे ना, तो आप कसम उठा के कह देना कि ये ब्रांड इंटरनली जनरेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इंटेंजिबल है ही नहीं. ठीक है, तो ये फिर होगा तो परचेज्ड ही होगा. ठीक है, गुडविल, अगर सेपरेट बुक्स की बात कर रहा हूं, कंसोलिडेशन के तो अपने रूल्स होंगे, पढ़ेंगे जाके. ठीक है, अगर कस्टमर लिस्ट किसी की बैलेंस शीट में नजर आ रही है आपको एसेट के तौर पे, अगर पब्लिशिंग टाइटल किसी की बैलेंस शीट, जंग की अपनी बैलेंस शीट में जंग नजर नहीं आएगा एसेट, लेकिन अगर मैं या आप में से कोई खरीद लें तो वो जंग मेरी बैलेंस शीट में, आपकी बैलेंस शीट में एज एन एसेट नजर आ सकता है. ठीक है, तो ब्रांड अगर इंटरनली जनरेटेड है तो वो ब्रांड, ज्यादातर ब्रांड ही यूज होता है आगे चल के, ब्रांड अगर इंटरनली जनरेटेड है तो कभी भी बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा. तो आपको खुदा ना खास्ता किसी की बैलेंस शीट में ब्रांड नजर आ जाए और सवाल चुप हो तो समझ जाना ये परचेज्ड होगा, इंटरनली जनरेटेड तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, ओके जी 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 जी. जंग संग मिटा लूं, ओके जी. नहीं, गेन को तो हम कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते होते. जाहिर है गेन को मोटाइज करेंगे. बेटा आपकी ₹0 की चीज़ है, ₹50 की बिक गई, तो एसेट अकाउंट में से 0 क्रेडिट हुआ, अक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन में 0 डेबिट हुआ, तो कैश 50 और कैश गेन. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, क्या मसला है इसमें. ठीक है, अच्छा जी, ये तो थे इंटरनली जनरेटेड, वो वाले जो नाम ले के स्टैंडर्ड ने कह दिया खबरदार इनको इंटेंजिबल मत कहना. ऊपर वाली हेडिंग ध्यान में रखनी है अगर ये इंटरनली जनरेटेड है. ठीक है, अच्छा, अब इंटरनली जनरेटेड में ये 5 के अलावा कैटेगरी 2 जो होती है वो अदर्स की होती है. ये वही हैं जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था. मैंने सबसे पहले क्या कहा, सॉफ्टवेयर, फिर फॉर्मूला, बल्कि पहले फॉर्मूला बोला था एग्जाम्पल में, चलो फर्क थोड़ा ही है. डिजाइन, अभी तो देखना जरा सबकी तवज्जो, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट बना ही नहीं सकता बंदा, ये तो हजारों हो सकते हैं. ठीक है, ये तो हजारों हो सकते हैं. हर वो चीज जो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो, ठीक है, तो वो इंटेंजिबल एसेट है. रिकॉर्ड कब करो, जब कॉस्ट लायबिलिटी मेजर हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो.
अब इधर कोई एक चीज़ यहाँ पे वो आप जो है वो पेटेंट आ रहा है, कभी कॉपीराइट्स आ रहे हैं, कभी एंड सो ऑन, ये तो एक नेवर एंडिंग लिस्ट बन जाएगी, ठीक है ना। तो 5 का नाम और अदर्स, इनके अलावा बाकी सारे जो हैं वो अदर्स हैं। इनके बारे में स्टैंडर्ड ने ये कहा है कि ये सारे अहबाब जो हैं इधर से आते हैं तैयार होके, और इधर क्या हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो हैं ये रिसर्च होती है इन पे और डेवलपमेंट होती है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा पढ़ेंगे क्या, पढ़ ही लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिसर्च हमेशा एक्सपेंस आउट होगी, रिसर्च हमेशा, क्योंकि बच्चों देखो ना रिसर्च हो रही है, क्या आप कंफर्म कह सकते हैं कि आप कोरोना की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएंगे? बोलो। तो फिर इंटेंजिबल कैसे हो गया? आप बनाते रहे एंड में पता लगा कुछ भी नहीं बना, तो जो आपने खर्चा किया था बस ठीक है वो गया खूह खाते इन द वेल, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंस। क्यों? अगर वैक्सीन नहीं बनी तो जो आपने जो है वो साइंसदानों को तनख्वाहें दी थी, वो तनख्वाहें अब क्या फ्यूचर में फ़ायदा देंगी? तो उसको एसेट बना सकते हैं, वो तो बिजली की तरह से हो गई एक्सपेंस, ठीक है, और सही है ना। हाँ अगर बन जाती तो फिर कई साल इस वैक्सीन को बना के बेचते, तो फिर अंदाज़ा लगाते इतने साल इसने बन के बिकना है, तो फिर जितनी कॉस्ट हमारी होती उसको फिर हम शायद इंटेंजिबल बनाते, वो तो अभी देखते हैं, ठीक है। बहरहाल रिसर्च किसकी होती है? इनकी गुडविल के ऊपर रिसर्च होती है, कस्टमर लिस्ट पे होती होगी। ये 5 तो हटा दो ना, ये 5 तो नाम लेके स्टैंड ने कह दिया खबरदार ये इंटेंजिबल नहीं है। अगर परचेज करेंगे तो मैं भी स्टार लगा के लिख दूंगा, ठीक है ना, बाद में लिख लेते हैं। अब बाकी जितने भी हैं वो सारे इस डिपार्टमेंट में से निकल के आते हैं तैयार होके। तो इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, पढ़ते हैं, याद कोई नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड में लिखी हुई है एज इट इज पढ़ेंगे, ठीक है। रिसर्च क्या होती है, एक्टिविटीज हैं। फिर डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट के अंदर एक स्टेज आती है अकबर, डेवलपमेंट जब शुरू होती है तो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं स्टैंडर्ड से, तो फिर एक स्टेज आती है जिसमें कुछ क्राइटेरिया स्टैंडर्ड ने लिखे हुए हैं कि ये मैंने 6 दफ़ा बोला है, ये स्टैंडर्ड ये क्राइटेरिया मीट हो जाएं तो इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया। और ये और ये जब तक इनमें से कोई एक भी मीट होने से रहता हो तब तक हम नहीं कह सकते कि इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया। इसका मतलब डेवलपमेंट अगर होगी तो उसमें हम देखेंगे 6 क्राइटेरिया मीट हुए। अब ये ना लिखने लग जाना, 6 क्राइटेरिया मेट। अगर 6 क्राइटेरिया मेट हो गए, मीट हो गए, अगर 6 क्राइटेरिया नॉट मेट, ठीक है, अगर नो है तो फिर जितने खर्चे डेवलपमेंट के फेज में भी हो रहे हैं वो क्या हैं, पता नहीं चल रहा ना अभी कि इंटेंजिबल बन पाएगा या नहीं, अभी श्योरिटी नहीं हुई शायद, ठीक है। और जिस वक्त 6 क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे, जिस दिन से ये 6 के 6 लाजमी क्या है, 6 के 6 सारे मीट हों, जिस दिन ये 6 क्राइटेरिया मीट कर जाएंगे तो यस हो जाएगा, तो उस दिन से आपने जितने खर्चे इस इंटेंजिबल को बनाने के लिए आप कर रहे थे उस दिन से ऑनवर्ड्स खर्चों को क्या कर लेना है, कैपिटलाइज्ड। आगे चल के ना कुछ बच्चे कहेंगे, मैं अभी से एक बात कर लूँ, आगे फिर दोबारा कर लेंगे, आगे चल के बच्चे कहेंगे सर जब 6 क्राइटेरिया मीट हो गए हैं तो जो पहले एक्सपेंस हुए अब उनको भी एसेट बनाना लें अब। तो स्टैंडर्ड कहता है इसका जवाब है ना, 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले रिसर्च तो है ही एक्सपेंस, डेवलपमेंट शुरू हुई लेकिन अभी 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए। 6 क्राइटेरिया क्या अभी पढ़ाता हूं, तो फिर जितने खर्चे हुए वो एक्सपेंस, ठीक है।
हाँ, अगर ये मीट हो जाएं तो उसके बाद वाले खर्चे कैपिटलाइज करना और टोटल खर्चे जिस दिन इंटेंजिबल बनने तक के होंगे वो टोटल करना और कहना ये मेरे इंटेंजिबल की कॉस्ट है, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, और सही है। बस एक छोटी सी चीज यहां पर लिख लो, कैसे करूं इस पे स्टार में, दीज आर नॉट इंटेंजिबल्स, यहां पर स्टार लगा लेता हूं। ये इन 5 के बारे में स्टार है, ठीक है ना। ओके, ये स्टार है। क्या क्या बोला था अभी, ये 5 इंटरनली जनरेटेड है तो इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्या हो जाए, परचेज, तो ये क्या बन जाएंगे, तो लिख लें इफ अबव 5 आर सेपरेटली परचेज लिख लो सिर्फ। सेपरेटली का मतलब पता ही है आप, जाहिर है बिजनेस से सिर्फ गुडविल, सिर्फ ब्रांड, सिर्फ कॉपीराइट खरीद लिया आपने, बाकी बिजनेस नहीं किया, तभी तो वो इंटेंजिबल था। ठीक है, बहरहाल इफ अबव 5 आर परचेज देन कैपिटलाइज, फिर आप इनको कैपिटलाइज करेंगे, आपको इनको इंटेंजिबल बना लेंगे। ठीक है जी, ओके। यहां पे यूं लिख लेते हैं ना, दीज 5 आर, दीज 5 आर नॉट इंटेंजिबल्स, ये स्टार इधर लगा लेते हैं। अब द अबव 5, इफ अबव 5 आर परचेज देन कैपिटलाइज, यानी कि फिर इनको इंटेंजिबल बना लेंगे। ठीक है जी, तो जी ये हमारा यहाँ पे परचेज वाले आने हैं, वो फिर किसी वक्त कर लेंगे। इंटरनली जनरेटेड की तो बस ये डिस्कशन है, ये हमारा सारा IS 38 पड़ा हुआ है। ठीक है, सिंपल। अगर हमने इंटेंजिबल को इंटरनली जनरेट किया है, वो इंटरनली जनरेट हुआ है, तो अगर तो वो इन 5 में से है तो ये इंटेंजिबल ही नहीं है। इंटरनली जनरेट हुआ है तो स्टार अलग है, ठीक है ना, अलग है। इंटरनली जनरेटेड है तो ये इंटेंजिबल ही नहीं। इन 5 के अलावा जितने भी इंटेंजिबल्स होंगे उन पे रिसर्च और डेवलपमेंट, इंटरनली जनरेटेड ना, खरीदे नहीं है तो खुद रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उन पे रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज होती हैं। जब तक रिसर्च हो एक्सपेंस हो, डेवलपमेंट शुरू हो गई लेकिन 6 क्राइटेरिया क्या होते हैं पढ़ते हैं, मीट ना हो तब तक भी वो जो खर्चे हैं एक्सपेंस, और जिस दिन 6 के 6 क्राइटेरिया मीट हो जाएं तो उससे ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज करेंगे और फिर जाहिर सी बात है वो एसेट है उसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, पिक्ट्यूरे लेनी है तो ले लें। अच्छा इधर देखो, ये पूरा कर ही लें, छोटी सी तो बात है। इंटरनली जनरेटेड भी हो सकते हैं और परचेज्ड भी हो सकते हैं। अगर इंटेंजिबल परचेज्ड इंटेंजिबल हो तो सिंपल इनको क्या करते हैं, हम कैपिटलाइज करते हैं बस, और कैपिटलाइज करते हैं उस कॉस्ट पे जो कल पड़ी है, उसकी परचेज प्राइस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लो अब हो गया पूरा। ये लो, ठहरो ना, इसको ज़रा नीचे कर दें तो आपको कन्फ्यूज ना करे। ये हमारा टॉपिक ज़रा इधर फिर, ये लो, ये लो, नज़र आ रहा है सबको? ठीक है, इंटेंजिबल्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो हम उनको परचेज करें या उनको इंटरनली जनरेट करें। अगर परचेज करें तो चुप करके कैपिटलाइज कर दें और जो कॉस्ट के कल रूल्स पड़े थे उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट में चीज़ें ऐड कर लें। और अगर इंटरनली जनरेट करें तो इन 5 से बच जाइएगा। ये 5 अगर हों तो इंटेंजिबल ही नहीं है, और अगर उसके अलावा हैं तो रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी। रिसर्च की एक्टिविटीज़ पे जो कॉस्ट लगेंगी वो एक्सपेंस आउट, और डेवलपमेंट में भी जो 6 क्राइटेरिया मीट होने से पहले कॉस्ट लगेंगी वो, और जो इसके बाद वाली हैं वो कैपिटलाइज। और फिर हम रोक देंगे कॉस्ट को इनकर करना जब इंटेंजिबल तैयार हो गया। अब जब वो तैयार हो जाएगा तो यहां से निकाल के यहां फेंकेंगे और यहां पे खड़े होकर फिर सोचेंगे कितना अरसा इस डिज़ाइन का मोबाइल बना सकते हैं, 3 साल। कितना अरसा ये वैक्सीन बन जाएगी, 5 साल। कितना अरसा ये फॉर्मूला चलेगा, 10 साल। बात समझ रहे हो? तो वो जो अंदाज़ा होगा वो उसकी यूजफुल लाइफ है, फिर जो कॉस्ट आपने बनाई है इंटेंजिबल की वो उस लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज कर दोगे। ठीक है, नींद आ रही है, हैं? बोर कर रहा हूं? अभी सवाल करते हैं। वाइट शर्ट, पिक्टूरे ले लिए भाई? चलें जी, बहुत होगी अब,
गपशप सवाल करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 228 क्वेश्चन नंबर 8 ओपन करें। हो गया है, नोट तो कोई नहीं कर रहा ना अब। हाइब्रिड वालों चलूं आगे, जाग रहे हो? आज बच्चे मजीद कम है, क्या हुआ है? छुट्टियों के बाद आएंगे, कोई बात नहीं है, हमारी पढ़ाई तो कम होगी नहीं, फिर रिजल्ट भी तो इसीलिए कम आता है आईकेप का। इतना टाइम नहीं है इस अटैम्प्ट के अंदर, इसलिए कल हम पढ़ रहे हैं, कल हम आ रहे हैं। 2 ईदें भी हमने इसी अटैम्प्ट के अंदर, बल्कि मुहर्रम की भी 2 छुट्टियां इसी अटैम्प्ट के अंदर आनी है। तो ऑलरेडी हम ना बहुत बहुत परेशान कुन अटैम्प्ट में होते हैं इस दफ़ा, ठीक है। तो मज़ीद ऐसी छोटी मोटी परेशानी, थियोरेटिकल में काम चल जाता होगा, काउंटिंग के सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी काम काफ़ी होता है। फिर FAR 2 तो माशाल्लाह सबकी फादर है, तो इसलिए इसकी छुट्टी तो FAR 1 को छुट्टी भी दे दूंगा ना तो आपको बुलाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन उनको भी छुट्टी नहीं है, वो भी आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कोई क्वेश्चन है कोई? AC में कोई मसला है? सब ओके है? चलें आगे। चलो, कौन सा पेज बोला? 228। आई एम गोइंग, सुबहान अल्लाह। सोल्यूशन देखने वाले अल्लाह माफ़ करे, कितना गुनाह मिलेगा ना उनको, नहीं देखना। पहले देख लिया तो इस्तग़फ़ार करो। जितना को नज़र पड़ता है वो तो छुपा लेना। अच्छा जी, पास जर्नल एंट्रीज 10, 11, 12, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स 10, 11, 12, प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स 10, 11, 12। मैंने बोर्ड भर जाना है, लो पढ़ तो लें सवाल, फिर करते हैं जाके। ऑन यकम जनवरी 10 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला। लो भाई, थोड़ी देर के लिए ना हम सवाल उस तरह से कर लेते हैं जैसे पढ़ाया है, ठीक है ना, कि रिसर्च, क्योंकि शुरू में ना यहाँ पे भी देखो, अभी पढ़ाता हूँ, लिखा होगा रिसर्च शुरू हुई है, जैसे भी लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा होगा 6 क्राइटेरिया मीट हो गए, तो सिंपल बात पता लग रही होती है। लेकिन अब ना आईकेप थोड़ा सा क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया लिखना शुरू कर दिया उसने, इसलिए पता भी होना चाहिए। वो रिसर्च और डेवलपमेंट, इनमें जो एक्टिविटीज़ हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, वो लिख के उसने देनी शुरू कर दी हैं कि बच्चे खुद आइडेंटिफाई करें, ये रिसर्च फेज़ है, ये डेवलपमेंट फेज़ है। डेवलपमेंट फेज़ में 6 क्राइटेरिया मीट कब हो रहे हैं वो फिर देखना पड़ता है, तो वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले ये सिंपल अकाउंटिंग सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो यकम जनवरी 10 पे एक एंटिटी ने रिसर्च स्टार्ट की है एक फार्मूला बनाने की। यकम जनवरी 11 पे डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया। टाइमलाइन बना लेते हैं, वैसे तो हम डेट्स लिखा करेंगे, लेकिन चलो आज टाइमलाइन बनाते हैं। ईयर एंड 31 दिसंबर है ना, ओके। यकम जनवरी 10 पे रिसर्च स्टार्ट हुई, यकम जनवरी 11 तक रिसर्च चली और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल्स ओनली मेट ऑन 30/9/11। ये साल तो चल ही रहा था, लेकिन इस साल में 6 क्राइटेरिया मीट हुए जाकर कहीं 30/9 यहां कहीं, ठीक है, ठीक है। इसको ना बल्कि ईयर इस कलर से मैं लिख देता हूं आपको। यकम जनवरी 10 पे रिसर्च शुरू हुई, यकम जनवरी 11 पे डेवलपमेंट शुरू हुई और 30/9/11
11 पर 6 क्राइटेरिया मीट हो गए। डेवलपमेंट वॉज कंप्लीटेड ऑन, माशाल्लाह, अभी चलने दो, फार्मूला ना हुआ भाई, ऐसे नहीं बनती वैक्सीनें, ये इतनी जल्दी बन के जो ट्राई हुई थी हम पे, तो इसीलिए तो हम पे ट्राई हुई थी, खैर वो तो सब पे ही हुई थी। और डेवलपमेंट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31/10/2000, यानी कि इधर भी ये 31 अक्टूबर 2012, ठीक है। अब ये तीनों साल की उसने हमसे कहा है एंट्रीज कर दो और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो, ठीक है। चलो, रिसर्च का फेज हम येलो रखा करेंगे, ठीक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रिसर्च चली, ऐसा ही है। 1 जनवरी से 1 जनवरी 11 से डेवलपमेंट शुरू हो गई, लेकिन डेवलपमेंट में 6 क्राइटेरिया अभी मीट नहीं हुआ था, तो 30/9 तक भी वो डेवलपमेंट चली जो एक्सपेंस में जानी है। तो ये एक्सपेंस वाला येलो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6 क्राइटेरिया मीट हो गए। अब ग्रीन 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 दौर शुरू हुआ, सब्जा ही सब्जा, और 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स काम चला 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 और 31 अक्टूबर तक इंटेंजिबल पे डेवलपमेंट होती रही, यहाँ तक के इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जिस दिन ये इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, इस दिन से ऑनवर्ड्स कॉस्ट इसमें ऐड नहीं होनी। अब ये अरसा जो है, जो नवंबर और दिसंबर का अरसा होगा बच्चों, इसका क्या करना है? जो इंटेंजिबल तैयार हुआ है वो इस अरसे में अमोर्टाइज होगा। ये ना हो कि आप कॉस्ट को इंटेंजिबल का पार्ट इधर भी बनाते जाओ, यहाँ पे रोकना पड़ेगा आपको, ठीक हो गया। तो ये टाइमलाइन ऐसे पर्चे में बिल्कुल नहीं बनाएंगे हम, लेकिन फ़िलहाल तो हमने बना ली है, ठीक है। तो ये है जनाबे वाला 2010, ये है 2011, ये है 2012, यही 3 साल हमारे लिए रिक्वायर्ड थे, ठीक है बच्चों। अब सवाल पढ़ते हैं दोबारा इसको सामने रखते हुए। ये 1 मिनट, ये जी 1 जनवरी 10 पे एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड फॉर्मूला। ऑन 1 जनवरी 11 डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन 30/9/11। तो माना कि यहां पर मैं कलर चेंज मुझे कर देना चाहिए था कि आप कहोगे कि जी डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो गई है, तो चलो ग्रीन कलर तो हमारा इंटेंजिबल होगा ना, लेकिन इस अरसे में भी जो खर्चे हुए हैं वो एक्सपेंस आउट होने हैं, इनको ग्रीन नहीं कर रहा। चलो मैंने कलर डिफरेंट कर दिया ताकि आपको बिल्कुल सही वहाँ पे जो लिखा हुआ वैसा नज़र आ रहा हो। अब ठीक है, 1 जनवरी 10 को रिसर्च स्टार्टेड, 1 जनवरी 11 को डेवलपमेंट स्टार्टेड, बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट ऑन 30 सितंबर, यानी कि इस दिन से ऑनवर्ड्स इंटेंजिबल बनना शुरू हुआ है। यहाँ वाले सारे खर्चे भी एक्सपेंस, इस तक के खर्चे भी एक्सपेंस, इससे ऑनवर्ड्स बनना शुरू होंगे एसेट, यहाँ तक बनेंगे एसेट, और फिर एसेट तैयार हो गया फिर डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। डेवलपमेंट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 अक्टूबर 10, लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 7 ईयर्स। यानी ये फॉर्मूला अब जो बन गया है, तैयार हुआ है, इससे हम कमर्शियल प्रोडक्शन 7 साल तक करेंगे। ये वाला कोला अगले 7 साल हम अब बेचेंगे, हमारा अंदाज़ा इतने अरसे हमें ये फॉर्मूला फ़ायदा देगा, उसके बाद फिर कुछ नया काम हमें करना पड़ेगा, ठीक हो गया। इधर गया ये, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस विच वर इनकर्ड इवनली इन 2010। तो 2010 में काम किस दिन शुरू हुआ है?
यकम जनवरी 10 पे, तो 10 के साल में कितना खर्चा हुआ? तो ये इन 2010 12 मंथ्स का खर्चा होगा, और वो कह रहा है इवनली हुआ है। ठीक है, इवनली हुआ है तो मतलब पूरे साल पे ये फैला हुआ है। ठीक है ना, पूरे साल पे, ये पूरे साल का खर्चा है। ओके, ठीक है। अब 11 में भी काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पूरे 11 के अंदर 60 मिलियन का खर्चा हुआ है। ये कितने महीने? ये भी 12 मंथ्स हैं। ठीक है जी, और ये पूरे साल के ऊपर ये खर्चा फैला हुआ है, तो ये भी पूरे साल पे मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अगली बात, इन 2012 खर्चा कितना हुआ? 25 मिलियन। अब यहाँ पे 99% स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं अगर बात बताई ना गई हो, तो वो ये समझते हैं कि 12 में भी पूरे 12 महीने खर्चे होते रहे, जबकि सवाल में वो क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ही 31 अक्टूबर को कंप्लीट हो गई। तो जब इंटेंजिबल बनना ही कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद कौन सी कॉस्ट उस पर लगती रही होंगी? बोलो बोलो। अगर इंटेंजिबल कंप्लीट ही हो गया है, सुतियां रुआ, अगर इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया है तो क्या उसके बाद भी उस पर कॉस्ट लगती रही होंगी? है मुमकिन ये बात? तो यहां पे आके बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, जिस साल में इंटेंजिबल कंप्लीट हो रहा है, सवाल के अंदर जब इस तरह से कॉस्ट दी गई हो, तो वो कॉस्ट फिर पूरे 12 महीनों की नहीं है, बल्कि वो 10 महीनों की है, क्योंकि 11वें महीने से तो इंटेंजिबल ही नहीं था। यानी कि ये 25 जो है ये यहां तक है, ये अगले 2 महीने में इसको जाने ही नहीं देना। ठीक हो गया, ये याद रहेगी बात। तो बस टेक्निकल बात सिर्फ यही थी मेरे ख्याल से, बाकी तो बहुत आसान है। इतना आसान है कि भाई बोर हो रहे हैं ना, समझ आ रही है? कसमें। ओके, चलें जी, अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहले ज़बानी फिर लिख भी लेते हैं। सबसे पहले 2010 के अंदर बताओ क्या एंट्री होगी? 50 रुपये रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। उसके बाद 2011 आएगा, उसमें पूरे 12 महीने की कॉस्ट है 60, जिसमें से 9 महीने की एक्सपेंस में जानी है, 3 महीने की कैपिटलाइज। तो एक्सपेंस नाम चाहे एक्सपेंस ही रखो या डेवलपमेंट एक्सपेंस कह दो, है एक्सपेंस। 9 महीने कॉस्ट वहाँ पे, 3 महीने की इंटेंजिबल में, और कैश तो क्रेडिट हो ही गया। ठीक है, जबकि इस साल के सिर्फ 10 महीनों की कॉस्ट है 25, और ये सारी की सारी 25 ग्रीन वाला एरिया है, कैपिटलाइज होनी है, तो इंटेंजिबल में ही चली जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करें, एंट्रीज जल्दी करें। चलें, पेन मार्कर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है जी? 8, पेज नंबर 228। ये मैंने बस एरिया इसीलिए यूज़ करना है, परेशान तो नहीं हो रहे ना? हाँ, बस ये नज़र आता होता है वैसे एरिया। आमिर भाई जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 50 से। पूरा सवाल देख लो, और कोई खर्चा है तो बता दो। और कोई खर्चा सवाल में कहीं लिखा हो? ये तो बचपन वाला सवाल है ना, पहला बेसिक सवाल। आगे फिर बढ़ेंगे, चीज़ें भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आप एंजॉय करेंगे, बहुत आसान स्टैंडर्ड है, सारा FAR 2 ही आसान है वैसे तो। उसके बाद 2011 शुरू होता है। 2011 के अंदर 60 मिलियन पूरे 12 महीने का खर्चा है। ठीक है, लेकिन इसमें से 9 महीने तक 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, तो फिर उतने अरसे का एक्सपेंस और बाकी 3 महीने का कैपिटलाइज करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, डेवलपमेंट एक्सपेंस कह दें
सिर्फ एक्सपेंस भी लिखा जा सकता है, रिसर्च एक्सपेंस नहीं कहेंगे क्योंकि खुद ही स्पेसिफाई कर दिया डेवलपमेंट है, ठीक है। बहरहाल लेकिन खर्चा कितना है, खर्चा कितना है टोटल 60 का। कितने अरसे तक एक्सपेंस आउट करना है, 9/12 कितना आ गया 45। बाकी 15 रुपए, हाँ जी इंटेंजिबल, फॉर्मूला भी लिख सकते थे लेकिन नए नए हैं ना हम अभी, तो इंटेंजिबल जैसे नए नए शुरू में एसेट कहते थे, फिर एसेट का नाम भी लिखने लग गए थे, तो फिलहाल इंटेंजिबल ही कह दें, ठीक है। तो इंटेंजिबल में 60 का 3/12 कितना बनता है 15। कैश तो पूरा ही पे कर दिया आपने 60, ठीक है। कंपाउंड एंट्री नहीं करनी तो अलग अलग कर लो, मुश्किल नहीं है वैसे जी। और डेप्रिशिएट करें, अमोर्टाइज करें अब, क्यों अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, कंप्लीट होगा तो अमोर्टाइज होगा, तो फिर अगले साल में आए। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, और इस साल में 25 रुपए की कॉस्ट है जो सारी की सारी कैपिटलाइज होने वाली कॉस्ट है, तो इंटेंजिबल डेबिट 25। लो जी, इस साल में 12 वाले साल में इंटेंजिबल वजूद में आ चुका है। अब इस इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करने की जरूरत है। पहली बात, अमोर्टाइज करना है कॉस्ट को ऑफ इंटेंजिबल। कॉस्ट इंटेंजिबल की 25 रुपये है ना, सिर्फ 15 रुपये है सिर्फ जी, 15 भी है और 25 भी है, यानी कि 31 दिसंबर 11 पर ये वर्क इन प्रोसेस होगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता था CWIP, और 12 में जाके ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करना है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, सेम एंट्री तो वही है, तो नाम ही बदला है बस। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इंटेंजिबल जो दिल करे वो क्रेडिट। टोटल 15 जमा 25 कितना बनता है 40। इसको डिवाइड करना है हमने यूजफुल लाइफ पे। यूजफुल लाइफ सवाल ने बताई हुई है 7 साल डिवाइडेड बाय 7, लेकिन इससे निकलेगी पूरे साल की अमोर्टाइजेशन। इस साल में तो सिर्फ 31 अक्टूबर पे तो तैयार हुआ है, तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, फैक्ट्री वालों को हमने दिया होगा, तो उन्होंने इसको यूज करना शुरू किया होगा 1 नवंबर से, तो नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने इंटू 2/12 जी 1 कर ले, ठीक है, डन। ओके नाउ दोबारा पूछ लो। लाइफ है, यूजफुल लाइफ सवाल में गिवन है 7 years, लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 7 years। कॉस्ट इंटेंजिबल की कितनी है 15 जमा 25, 40 हो गया। मैंने वो ब्रैकेट वो 40 नहीं लिखा, बस वही 15 जमा 25 लिखा रहने दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। कंफ्यूजन है जी। इज है ये ऑप्शन, इज ऑप्शन है, ऑप्शन जी बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं। पहले भी तो पता ही हमें 2 तरह से एंट्री होती है, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसी कर लिया करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अलग है, बेटर प्रेजेंटेशन तो यही है जी। एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है जी। तीसरी रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के। इनकम स्टेटमेंट में रिसर्च एक्सपेंस आएगा, डेवलपमेंट एक्सपेंस आएगा, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आएगा। बैलेंस शीट के अंदर इंटेंजिबल आएगा,
लेकिन कह सकते हैं कि एक साल के एंड पे वर्क इन प्रोसेस कह देना, दूसरे साल के एंड पे क्या ख्याल है, ट्राई करते हो? 1 मिनट में बना लोगे? बनाओ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दोनों। देखें हर टॉपिक में एक्सट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, FAR 1 में भी आप बनाते थे, लेकिन आप इजी लेते थे। ICAP ने क्या किया, नोट की बजाय एक्सट्रैक्ट्स ही मांग लिया, हालांकि उल्टा आसान होता है काम। हो गए परेशान। अब क्या होगा, होना क्या था, वही सारी वर्किंग्स करके चीज़ें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में पहुंचानी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है क्लास के अंदर, अब खुद मैं कह रहा हूं आपको कि हम कल छुट्टी भी नहीं कर रहे, मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्लास में कुछ फजूल काम करवाया जाता होगा? जो ज़रूरी काम होता है वही करवाया जाता है, आप उसमें से भी छोड़ देते हैं। यहीं पर एक बच्चा बैठा हुआ है ऐसा, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे आगे कहने लगा, कैपिटल मेंटेनेंस वाली बात की थी ना आपसे कल, वो आज है मौजूद क्लास में, उस दिन नहीं था। कहने लगा कैपिटल मेंटेनेंस वाला सवाल सर। मैंने कहा हाँ वैसा तो हमने किया था। कहने लगा सर वो ना मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा कि कुछ तो छोड़ के भी जाऊँ हैं, लेकिन मुझे वो आपकी बद्दुआ लगी, आप कहते थे जो छोड़ के जाओगे वो आएगा। मैंने कहा यार बद्दुआ नहीं है ये प्रोफेशनल लेवल का पर्चा है। ICAP के कमेंट्स में जो 2 बातें बताई थी ना, एक और बात, ये 1 बाय 1 में बातें आपको बताता रहता हूँ, जब कमेंट्स खोलेंगे ये सारी बातें उसमें आप देखेंगे। फिर एक कमेंट ICAP, ये भी ICAP का एग्जामिनर कमेंट होता है, बच्चे ने सिलेक्टिव स्टडी की है, बच्चे ने सिलेक्टिव स्टडी की है, बच्चा फेल क्यों हुआ है, सिलेक्टिव स्टडी की है, नज़र आ रहा होता है पर्चे से, सवाल ही नहीं किया। ठीक है, तो सिलेक्टिव स्टडी वो नहीं बचाएगी, वो लगी थे रोजी ना लगी थे रोज़ा। चले जी, बातों बातों में पता नहीं कहाँ चल पड़े। इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट्स है जी। दो 2012, 11, 10 रिसर्च एक्सपेंस 50, डेवलपमेंट एक्सपेंस 10 में नहीं 11 में, और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 1। ठीक है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स 2012, 2011 और 2010 नहीं है, लिखने तो दो, तुम्हारा क्या जाता है? जी नॉन करंट एसेट्स में इनटेंजिबल 2010 में तो कोई नहीं है, 2011 में आ गया 15 का, हाँ लेकिन ये कंप्लीट नहीं था, तो इसके साथ लिख देते हैं CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ठीक है, और 2012 के अंदर ये इंटेंजिबल तैयार हो गया, तैयार होकर कितनी कॉस्ट का, 40 का बन गया। मैंने ब्रैकेट में इसी लिखा क्योंकि इस साल में इसकी अमोर्टाइजेशन भी है। ठीक हो गया, तो अब ये यहां पर नहीं रहेगा, यहां पर तो था नहीं, यहां पे रहा नहीं, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होके एसेट बन गया। 15 ये था, 25 ऐड हुआ, 40 हो गया, लेकिन 40 नहीं, बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यू आती है, 1 रुपया अमोर्टाइज हुआ है तो वो एंट्री भी तो करनी है। ठीक है, तो एंट्री बनी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या एसिड क्रेडिट, तो ये बन गया 39। पहला सवाल हमने IAS 38 का कर लिया। पक्का करें इस काम को ज़रा जल्दी जल्दी आ जाए।
समझ आया है? चलो अब ये सिर्फ, बाकी सारा काम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो हमने मंथ्स वगैरह लगाए हैं और कॉस्ट को डिटरमिन किया है किस महीने की किसकी नहीं, इसकी जरा जल्दी से प्रैक्टिस कर लें ताकि ये पक्का हो जाए, ठीक है, प्लस्तर हो जाए। पर्चे में हम ऐसे लिखा करेंगे जैसे मैं आप डाटा लिखने लगाऊँ ना, वो तो अंग्रेज़ी में लिखा होगा डाटा, लेकिन हम उसमें से ना ये ऐसे टाइमलाइन बनाने की बजाय ना ऐसे डाटा लिखेंगे जैसे अब लिखने लगाऊँ। रिसर्च स्टार्टेड, डेवलपमेंट स्टार्टेड, सिक्स क्राइटेरिया मेट, जनवरी फरवरी कर लो, डेवलपमेंट कंप्लीटेड, उसके बाद डाटा गिवन होता है कॉस्ट का, कॉस्ट का डाटा गिवन है 2015 में कॉस्ट 2015 में कॉस्ट इनकर की हमने 10 रुपये, 2016 में 15 रुपये, 2017 में जल्दी करें, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल, क्वेश्चन है, यहाँ सोल्यूशन आने लगा है अभी आप लोगों की तरफ से। भाई बोले 20, देखते हैं। तेज तो नहीं चल रहा काम, स्पीड ठीक है, समझ आ रही है? मैं तो अपना काम कर रखूं इतनी देर। ओह सॉरी, येलो रिसर्च, ब्लू बुरी डेवलपमेंट, ग्रीन अच्छी डेवलपमेंट, ऐसे ही है। थोड़ा सा कलर से ज़रा याद रखते हैं, प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। जी बच्चों, 20 एक बच्चे ने बोला, पता नहीं कब से बोल दिया हुआ है, बाकी सारे स्लीप हुए हुए हैं। 18.3 भाई 2 हो गए, और 20 नहीं 18.33, अभी तक 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इंग्लिश अभी भी आगे है 20 जी। 18.33 बराबर हो गए, और 18.6 नया आया 33, ओके, अभी तक भी 2 ऑप्शंस हैं, कोई तीसरा नहीं आ रहा, कोई तो हो। 18.33 कोई तीसरा कोई नहीं है, यानी कि सही जवाब किसी का भी नहीं निकला, बोलो। हाँ? यकम जनवरी 15 को रिसर्च स्टार्ट हुई, पूरा साल रिसर्च चली। फिर यकम जनवरी 16 को डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और 16 भी पूरा डेवलपमेंट चली, और 17 के अंदर भी जनवरी का महीना चली। यहां तक, यहां से डेवलपमेंट 6 क्राइटेरिया यकम फरवरी को मीट हुआ, लेकिन साथ ही इस साल के अंदर सितंबर अक्टूबर, अपना अक्टूबर और नवंबर, ये तो ग्रीन अरसा सिर्फ ये है, जिसमें पहला एक महीना भी नहीं था
आखिरी एक महीना भी नहीं था, ठीक है। और अगली बात, अब आती है कॉस्ट की बात। पहले साल में कॉस्ट कितनी है जी? ये 10 लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे साल में कॉस्ट कितनी है? तीसरे साल की ये कॉस्ट जो है ये 22 की है, लेकिन ये 22 यहाँ तक है, ओके। पहले महीने में है, आखिरी में नहीं है, ओके। अब मुझे लग रहा है 20 वाले सही हैं। अच्छा चलें, बहरहाल आपने कहा जी कि देखो रिक्वायरमेंट है इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालना, सारी एंट्रीज करने नहीं बैठ जाना था, सिंपल सी बात है। इंटेंजिबल की कॉस्ट आप अगर आज खड़े होकर निकालेंगे तो वो है एक 10 भी गया, 15 भी गया, 22, लेकिन ये 22 है 11 महीनों की कॉस्ट, हमें इसको लाना है 10 पे, तो ये 20 ही बनता है। उससे ऑन फिर लाइफ गिवन हो तो एक महीना डेप्रिशिएट करना, ठीक है। एक और करते हैं जी 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 जी। 6 क्राइटेरिया मेट पहले जो है वो भी एक्सपेंस आउट हो गया ना। यकम फरवरी को मीट हो गया तो यकम फरवरी से ऑनवर्ड्स कैपिटलाइज करनी है ना, 31 जनवरी तक एक्सपेंस आउट किया। फरवरी को यकम फरवरी से शुरू हो गया 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद इंटेंजिबल बनना, तो फरवरी को हाँ 31 जनवरी तक रहा ना। फिर जिस दिन क्राइटेरिया मीट हो गया उससे ऑनवर्ड्स, तो फिर अब वो 31 जनवरी लिख देता सवाल में, उसने यकम फरवरी लिख दिया, आप पूरा फरवरी साथ ले गए। 22 पूरे साल की हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको यही समझाया था कि ये 12 मंथ्स हैं, ये 12 मंथ्स हैं, लेकिन ये 11 मंथ्स हैं। आखिरी महीने के अंदर तो इंटेंजिबल बन ही नहीं रहा था, कॉस्ट किस चीज़ के ऊपर इनकर कर दिया आपने? फिर किसने कहा था अभी? ये समझ आई? ओके, नहीं आई समझ? पक्की बात तो है ही 11 महीने। ये भी यही तो पिछले सवाल के अंदर हमने कि इसको तो पक्का करने आए हैं। चलो और पक्का करते हैं थोड़ा सा। अब प्लस्तर हो गया, अब ऊपर थोड़ा सा पानी फेंकते हैं, छिड़काव करते हैं, ठीक है, ताकि प्लस्तर पक्का हो जाए, है ना। शुरू करो जी। डेवलप रिसर्च। एक और क्वेश्चन, यकम फरवरी 10 को रिसर्च स्टार्ट हुई, यकम अप्रैल 10 को डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, छोटा सा प्रोजेक्ट है। एक महीने बाद यकम मई 10 को 6 क्राइटेरिया मीट कर गई हम। यकम अक्टूबर 10 को डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालो। चौबीस 2400 कर लो टोटल, एक ही साल है ना पूरा, 2010। ठहर जाओ, मैं यहाँ जगह बना के लिख देता हूँ, 10 बार तो आपने पूछना है वरना। ईयर 2010, रुपीस 2400। 1200, एक जवाब आया है 1200। एक पहले भाई ने क्या बोला? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आगे चलते रहे, मैं ज़रा तब तक इसको नीचे। 1300 वाला भी कोई है? दो ही हैं, और कोई है इनके अलावा? ये 1333 तो है ना, 1200 1333 के अलावा और कोई? सी ऑप्शन, MCQs है ना, कोई एक कर लें।
1500, वेरी गुड, 3 हो गए। और नहीं ऐसे ही ना कहो 1600, किसने बोला 1600, किसने बोला? दिखाओ कहाँ 1600? ओह 1600 निकाला, यस, नन ऑफ दीज। तुम निकल जाओ क्लास से, यू आर नन ऑफ अस। और भी कोई आया कर लें काम खत्म। लो भाई, इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट है 2400, लेकिन ये कॉस्ट पूरे 12 महीने की नहीं है। हाँ, यकम जनवरी को भी कुछ नहीं था और 30 सितंबर के बाद भी कुछ नहीं है, तो 9 बने या फिर अक्टूबर से मार खाई। ये किधर गया मेरा दोस्त, ने थोड़ी देर पहले मार खाई थी, किधर है वो जिसने यकम फरवरी वाला? एक मिनट, हाँ जनवरी में क्या था, क्या था जनवरी में? क्या एक प्रोजेक्ट पे काम ही शुरू नहीं हुआ? यकम जनवरी को प्रोजेक्ट पे काम ही शुरू नहीं हुआ। आप कह रहे हैं नहीं, इसमें भी कॉस्ट इनकर हुई, क्यों? किस चीज की कॉस्ट? बात समझिए, ये भी हो सकता है, सिर्फ एंड नहीं देखना, स्टार्ट भी देख लेना है, ठीक है? चलो, तो ये 2400 भाई पैनो ते भरावो 8 मंथ्स की कॉस्ट है, ठीक है? टोटल 8 मंथ्स की है। एतराज तो बहस कर लें, फिर आगे चलते हैं। अगर 2010 में सिर्फ रिसर्च हो रही होती और मिड ऑफ ईयर अगर होता तो वो सवाल तब देखते ना, फिलहाल इस सवाल की बात करो, वो बहुत आसान बात है, तो मुश्किल बात से भाग रहे हो फिलहाल। पहले इसको पहले ये इंटेंजिबल पूरा करने दो जी। यकम जनवरी को कुछ नहीं था, यकम फरवरी को रिसर्च स्टार्ट हुई, तो हमने साइंसदानों का बैठ जाओ थे, किस दिन बिठाया साइंसदानों को? साइंसदानों किस दिन बिठाया है? यकम फरवरी को कॉस्ट इनकर होना शुरू हो गई। फिर यकम अक्टूबर पे प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो गया, तो मतलब 30 सितंबर तक की कॉस्ट इनकर हुई ना, तो यकम फरवरी से 30 सितंबर तक 8 महीने बनते हैं। ये तो हो गई टोटल जितने अरसे की कॉस्ट सवाल में गिवन थी। अब यकम मई तक की कॉस्ट, ये फरवरी मार्च अप्रैल, सॉरी मई तो ना हुआ, 30 अप्रैल तक की, ठीक है? ये यकम बड़ा परेशान करता है हमें, है ना? उस महीने को हम ले जाते हैं, गलती से नहीं लेना, यकम को देखो, ठीक है? तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने एक्सपेंस आउट हो गए। फिर यकम मई से 6 क्राइटेरिया मीट हो गया, ठीक है? तो 8 में से 3 महीने एक्सपेंस आउट हो गए, तो हमें तो एमसीक्यू आया हुआ है ना, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके अलग और 5 से मल्टीप्लाई करके अलग नहीं बताना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? 8 में से 5 महीने। कौन से 5 महीने? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है? कितना आता है? तो 1500 वाला कौन था? ये 3-4 बच्चों ने बहुत देर कर दी, इन मेहरबानों ने आते आते, पता नहीं यहाँ पे तो क्या कुछ हो ही जा रहा था, ठीक है? 1600 वाला भी एक है ज़्यादा, ठीक है? वो 1500 से भी बढ़ गया, लेकिन ये गलत, ये सही, ये भी गलत, ठीक है? ओके, एमसीक्यूज चल रहे थे जी। हाँ, अब सवाल पूछो। सर अगर 2010 में होती सिर्फ रिसर्च तो मिड ऑफ ईयर होता, मतलब फॉर एग्जांपल यकम जुलाई का, यकम जुलाई को काम शुरू हुआ, या सर 6 महीने लेते फिर वो कॉस्ट, पूरी कॉस्ट कहाँ जाती? तो 6 महीने की जो कॉस्ट है एक्सपेंस में जानी है ना, तो 6 महीने की कॉस्ट है, 6 की एक्सपेंस में गई, तो फिर लड़ाई क्या है? लड़ाई तब हो जब लड़ाई वही है जो बता दी है असल में। सही है। तो यकम जून को रिसर्च शुरू हुई, यकम अक्टूबर को जाके डेवलपमेंट, और वो भी अच्छी वाली शुरू हो गई। तो फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने एक्सपेंस, और नवंबर, दिसंबर, या जो भी महीने मैंने बोले, अब आगे पीछे हो गए। बहरहाल वो लड़ाई तब है जब रिसर्च और डेवलपमेंट, और उसमें भी डेवलपमेंट वो वाली जो कैपिटलाइज करनी है, वो एक ही पीरियड में आ जाए। और क्या मसला है? बाकी एक्सपेंस इधर देखो ना, ये रिसर्च एक्सपेंस था, ये डेवलपमेंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ही, ठीक है? जाना तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही है। लड़ाई तो तब आती है जब 45 एक्सपेंस में जाए और 15 एसेट, ठीक है? और कुछ साढ़े लैक, फिर सवाल करो एक और। ये अच्छा सवाल था, मजे का सवाल था। इफ somebody wants to take picture they can, और जिन्होंने नोट कर लिया उन्होंने बहुत अच्छा किया। कम लेनी है
गुम गई थी पिक्चर्स, गायब ही नहीं रहती हैं फिर। तो आप घर जाके उनको नोट नहीं करते हो रजिस्टर पे? आज के बाद जो पिक्चर क्लास में ली जाएगी, मैं अगले दिन चेक करूंगा वो रजिस्टर पे नोट हुई है या नहीं। और मोबाइल गुम हो जाए, सॉफ्टवेयर उड़ जाए, गूगल में सेव कर। भाई टेक्नोलॉजी, टेक्निकल भाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करते हैं, दैट्स गुड। लेकिन रजिस्टर पे भी लिख लिया करो, गूगल शीट बना लो, गूगल पे चढ़ा दो, लेकिन फिर उसके बाद घर पे जाके रोज का काम रोज नोट करो। जो हाथ से लिखा हुआ है ना, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो आपको फिर जो जहन में नक्श होगा ना वो बेहतर है। चलो जी, पेज नंबर 225 पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। टू 225 पे क्वेश्चन नंबर 3। चलें जी, बस ये आखिरी सवाल, उसके बाद फिर छुट्टी। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कल नहीं, आज जल्दी, हाँ तो 23 मार्च होगी, मिलेंगे ना, आके यहाँ अहदो पैमा करेंगे, अपने मुल्क के लिए हम वादे इरादे करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। नहीं, अगर खान साहब 23 मार्च को जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, चलें लेट से जा रहे होते हैं तो खान साहब 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान जा सकते हैं, तो हम 23 मार्च को क्लास में नहीं आ सकते? वो अगर कोई मकसद लेके जा रहे हैं तो हम भी कोई मकसद लेके आ रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और हो सकता है कल थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लें, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ एक क्लासेस शायद ना भी हों, 1-2, ठीक है ना। तो आपके साथ कोई ऑडिट या MFA लेट से अगर नहीं भी होती तो हमारे पास फिर खुली गुंजाइशें हैं, फिर याशियाँ हैं, वेव्स स्किल करेंगे, नमाज की ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे, फिर पढ़ लेंगे। क्या ख्याल है? देखो, हफ्ता 10 दिन बाद एक आधी एक्स्ट्रा क्लास होती रहेगी ना, तो इंशाल्लाह 31 जुलाई पे एंड करेंगे। मेरा तो दिल है इस दफ़ा 2-3 दिन भी आगे ना आ जाएं, दिल है, बाकी दिल तो बहुत कुछ करता है, आपका भी दिल करता है हैं जी, सब कुछ हो जाए, ऐसे पढ़े बगैर पास हो जाएं, लेकिन सब कुछ तो दिल वाली बातें पूरी नहीं भी होती, पर इरादा तो होना चाहिए। ठीक है, तो साथ के साथ हम एक्स्ट्रा पढ़ते चलेंगे। एक तो संडे को अवॉइड करेंगे कि वो ना ऑन हो, और दूसरा कोशिश करेंगे कि एंड पे ना जाएं। ईद की छुट्टियां जितनी दी जाएं उतनी करनी है आपने, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होगा 31 जुलाई को क्लासें ख़त्म हो सके। ठीक है, तो ये मिलजुल कर ही करना पड़ेगा हमें इस एफर्ट को, ठीक है ना। टाइम पे ख़त्म करना बहुत से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और संडे ऑफ रखना भी ज़रूरी है, ताकि आप CA करने वाला बच्चा, उसके लिए संडे बड़ी नेमत होती है, और संडे को उसने होमवर्क नहीं करना, होमवर्क सैटरडे को उसने कर लेना है, सैटरडे वाला। संडे को तो उसने पूरा रिवीजन करनी होती है। तो रोज़ाना घंटा सवा देते आ रहा हो जो बच्चा, संडे को वो 2 घंटे भी दे तो सारा हफ्ता रिवाइज होता है। ये वो बच्चे हैं जो इसी दफ़ा पास कर जाएंगे, ये देख लो, अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। ईद वाले दिन और उससे अगले दिन और उससे पिछले दिन 3 छुट्टियां कर लेना, बाकी अगर एक आधी इजाफी मिल जाए तो उधर भी बैठ के पढ़ना, ठीक है। ऑन यकम जनवरी 2001 आप लोग हंस रहे हैं, हालांकि अल्लाह करे ये हंसी ही रहे। अगर नहीं ऐसे करेंगे तो अगर ऐसे नहीं करेंगे तो पर्चे में हादसा निकल जाएगा। तो अल्लाह इस हंसी को कायम रखे, इसको हादसा ना बनाए। पता है ना आपको, कहते हो देख के मेरा हादसा ही निकल गया, ये वो वाला हादसा है जो हादसे से मिलता जुलता होता है, ठीक है। ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन अ प्रोजेक्ट। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फ्लोज। डिटेल्स बह रही हैं, पकड़ो जरा। 31 दिसंबर 1 में 120, 2 में 100। ऑन यकम सितंबर 2001 रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया। अच्छा, फिलहाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको ना पढ़ो, और रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये भी ना, अब ये सारी चीज़ें ना कल थेरेटिकली पढ़ेंगे। जैसे आज नहीं हमने इंटेंजिबल के बारे में सारी बात पढ़ी, ऐसे ही कल आपको पढ़ाऊंगा कि कुछ इंटेंजिबल्स ऐसे होते हैं जिनको अमोर्टाइज करते ही नहीं हैं, लेकिन इम्पेयरमेंट से हम लाजमी गुजारते हैं। जिनमें से एक होता है
वर्क इन, ये अंडर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। यानी अगर इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है, अमोर्टाइज तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। लेकिन IS 38 कहता है, IS 38 कहता है IS 16 वाला कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ये मेरा इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है, CWIP है। तो मैं ही इसके बारे में असूल बता रहा हूं कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल है तो कोई इंडिकेशन की मुझे जरूरत नहीं है, लाजमी है आप पे जमाई लिए बगैर आप इंपेयरमेंट टेस्ट से हर साल इसको गुजारें, ठीक है। तो इंटेंजिबल दो तीन चीजें और भी होंगी, ठीक है, दो चीजें और भी हैं इस कैटेगरी में आएंगी, वो फिर कल इसी तरह से टेबल बनाएंगे जैसे थोड़ी देर पहले बनाया था। ओके, टेबल यहां बनाएंगे ताकि बाद में देख भी सके, लेकिन फिलहाल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते तो चले जाए ना, ठीक है। तो कौन सी चीज पढ़ा रहा हूं अभी? एक ऐसा इंटेंजिबल जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। गौर करें ना, तो 1 जनवरी को ये रिसर्च स्टार्ट हुई 2001 में, ठीक है। 1 सितंबर 2001 को 8 महीने गुजरने के बाद क्राइटेरिया मीट हो गया और डेवलपमेंट शुरू हो गई। लेकिन सवाल आगे चुप है, ये कुछ और है, ये रिकवरेबल अमाउंट मैंने छुपा दी, ठीक है ना। इसका मतलब अभी तक डेवलपमेंट चल रही है, अभी तक इंटेंजिबल कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये इतना खूबसूरत सवाल है कि इसमें इंटेंजिबल 31 दिसंबर 1 पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंप्लीट नहीं हुआ, CWIP है, और 31 दिसंबर 2002 पे भी। अब ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहली बात तो ये कि 6 क्राइटेरिया मीट होने के बाद ये एसेट बनना शुरू होता है। CWIP का तो सवाल ही तब पैदा होता है, ठीक है ना। तो जब ये CWIP है, हो गया है, और जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हर ईयर एंड पे कोई इंडिकेशन हो चाहे ना हो, हमने इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से लाजमी गुजारना है, ठीक है। वहाँ इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड तो ये कहता था ना कि कोई इंडिकेशन हो तो, वरना हर साल इंपेयरमेंट नहीं करनी, वो अपनी जगह कायम है। यहाँ पर IS 38 ने सिर्फ उस इंटेंजिबल की बात की है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में कहता है इंडिकेशन छोड़ो, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है ईयर एंड पे तुम्हारे पास कोई इंटेंजिबल, तो उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार के देखो कहीं इसकी रिकवरेबल अमाउंट इसकी आज तक जितनी वैल्यू ऐड की है उससे कम तो नहीं होगी, अगर है तो उसको राइट डाउन कर लो। क्लियर है ये बात? चलो ये बाद में देखते हैं। नहीं समझ आई? वाइट शर्ट, आपका आज पहला दिन है, समझ तो नहीं आ रही आपको? आ रही समझ? शक में ही लग रहे हो, खुद को समझा रहे हूं, समझ आ रही है? हैं? ओके, लेकिन ये बात तो याद रखोगे ना, सवाल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना कैसे है, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कैसे, वो तो बाद में देखेंगे। मैं सिर्फ ये बात याद करवाना चाह रहा हूं आपको कि अगर इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन हो ईयर एंड पे आपके पास, तो आपने उसको लाजमी इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। करना तो इस सवाल में है, करने के लिए तो इस सवाल में आए हैं। ओके, चलें जी, फिर शुरू करिए काम। यार क्या टाइमलाइन बनाए बगैर भी करना चाहिए सवाल, बल्कि मैं तो कहता हूं डेट्स लिखे बगैर भी किया जा सकता है। जबानी करते हैं, ये कितने महीनों की कॉस्ट है, और ये भी, चलो ये तो शुक्र है, ये वाली टेंशन नहीं पड़ी। अब 2001 के अंदर पहले 8 महीने क्योंकि 1 सितंबर को क्राइटेरिया मीट हो गया। अच्छा, मजे की बात, आप कहोगे सर जी समझ नहीं आ रही, स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर रिसर्च स्टार्ट हुई है, डेवलपमेंट हमारी बला से जाना तो 6 क्राइटेरिया से पहले वाली डेवलपमेंट ने भी एक्सपेंस में है और रिसर्च ने भी एक्सपेंस में जाना है। तो हम बहुत तीर भी मारेंगे तो लिख देंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं है, तो अच्छी बात है, ये तो जिंदगी आसान हो गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने का कट्ठी शुरू हो गई है, बहुत अच्छी बात है। पूरे साल में कितना खर्चा हुआ? हमने कहा 120, हमने कहा 8 महीने R&D एक्सपेंस, 4 महीने इंटेंजिबल, लेकिन इन प्रोग्रेस, ठीक है। और अगले साल तो सारे का सारा ही वर्क इन प्रोग्रेस, कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो सही मिटा रहा हूं ना मैं बेशर्मो? नहीं, मजाक कर रहा हूं।
2001 120 का खर्चा 8/12 महीने का है, 8/12 एक्सपेंस, 4/12 इन टांगिबल रिसर्च मत बोलो ना, मत बोलो, रिसर्च एंड, यार इतना समझ भी नहीं आना एंड पे, R&D लिख रहा हूँ मैं, आप लोग पूरा लिखिएगा रिक्वायरमेंट अगर हो तो। R&D एक्सपेंस डेबिट, फिर इंटेंजिबल, एंट्री में नाम भी लिखो CWIP, काम चल जाएगा। लिखना है तो लिख लो, मैं तो कहता हूँ वर्किंग में ना, ये जर्नल एंट्रीज में ना लिखा करो, ऐसे तो बंदा परेशान होता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी एक वक्त में फिर वो ख़त्म भी हो जाता है। तो वो इंटेंजिबल CWIP है या नहीं है, बैलेंस शीट बनाते हुए लिख लिया करेंगे, एंट्रीज में कोई बात नहीं, काम चलेगा, ठीक है। और कैश जी 8/12, फिर 120 इंटू 4/12, तो 4/12 कहें या 4/12 कहें, नहीं यार ऐसे ज़रा थोड़ा सा रौनक लगी रहनी चाहिए जी। तुसी 40 120, नाउ ईयर एंड हो चुका है, 2002 की बात बाद में करेंगे। मसला क्या है, मैं क्यों रुक गया, 2002 की बात बाद में इसलिए करेंगे क्योंकि ये इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो फिर देखो, अल्लाह करे सवाल में डाटा गिवन हो तो इसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, नहीं तो फिर मजबूरी है, फिर माफ़ कर देंगे, नहीं होगा डाटा तो फिर तो अलग बात, ठीक है। तो चलो पर्दा हटाते हैं। रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर एक कितनी है, 90। अब कल आप लोगों ने रिवाइज किया था मेरे साथ मिलकर, इंपेयरमेंट टेस्ट से अगर किसी एसेट को गुजारा जाए तो हम दो चीज़ें कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट होती है दो चीज़ों में से हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। सवाल की मेहरबानी, सवाल वाले की मेहरबानी कि उसने हमें रिकवरेबल अमाउंट निकाल के दे दी, यानी जो हायर था वो उसने निकाल के दे दिया। अब हमने बस क्या करना है, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर। तो वर्किंग 1 इंपेयरमेंट टेस्ट किस दिन, इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं जी एज ऑन 31 दिसंबर एक। दो चीजें कंपेयर करेंगे, बुक वैल्यू और, अच्छा बुक वैल्यू का मतलब कोई ये थोड़ा ही होता है कि एसेट होगा, उसकी कॉस्ट होगी माइनस डेप्रिसिएशन होगी तो बुक वैल्यू आएगी। जो इंटेंजिबल आज तक बन गया है वो किताबों में 40 का पड़ा है, तो ये उसकी बुक वैल्यू ही है। बुक्स में वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन क्या है, 40, तो उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। तो 40 एज ऑन 31 दिसंबर एक बुक वैल्यू है, ठीक है। और सवाल ने बताया है इसकी रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर पे कितनी है, एक पे 90, तो 50 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस हो गया ना, हाँ याद है। रिकवरेबल अमाउंट अगर बुक वैल्यू से कम हो तो परेशानी की बात है। रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या है, हमें इससे कितना फायदा होता नजर आ रहा है। अब अगर खुदा ना खास्ता जितना फायदा हो किताबों में उससे ज्यादा पे पड़ा हो ये एसेट, तो फिर यूजर को धोखा दे रहे हैं बाय ओवर स्टेटिंग एसेट, ठीक है। फ्यूचर में कोई लॉस नजर आ रहा है तो आज ही रिकॉर्ड करो, लेकिन फ्यूचर में कोई गेन नजर आ रहा है। 40 का एसेट आप कह रहे हो हमने बना लिया अब तक, और इससे हमें एक्सपेक्टेड है कि फायदा 90 का आएगा, तो चलो 50 का गेन फायदा रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या फ्यूचर गेन रिकॉर्ड करने की इजाजत है? तो या तो इंपेयरमेंट लॉस इज या नॉट इज, या तो इंपेयरमेंट लॉस होता है या नहीं होता। इंपेयरमेंट गेन का कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल होता है, किया था ना, करके गए थे ना, पर्चे में तो नहीं आया था। अच्छा, कुछ कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस, अल्लाह माफ करे। अच्छा सुनो, तो बुक वैल्यू 40, रिकवरेबल अमाउंट 90,
तो इम्पेयरमेंट लॉस नॉट इज, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। देखो इंग्लिश कितनी अच्छी होगी आप लोगों की, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। ओके, तो इसका मतलब नो जर्नल एंट्री ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज रिक्वायर्ड। ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। 2002 आया, क्वेश्चन मुझसे पूछ लें क्या क्वेश्चन है, कहाँ है क्वेश्चन। ओके जी, 2002 आया। अब 6 क्राइटेरिया मीट हो चुका है, डेवलपमेंट अच्छे वाली चल रही है जिसको कैपिटलाइज किया जाता है, ठीक है। और 2002 में 12 महीने तक वो डेवलपमेंट चलती ही रही। 100 मिलियन का और 100 रुपए का और खर्चा हमने कर दिया, ठीक है। तो ये 100 का 100 क्या है, कैपिटलाइज होने वाला। तो इनटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 100 से, ठीक है। लेकिन किस्मत हमारी, ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं तो थक गया पढ़ा पढ़ा के सुबह से, ये एसेट ही नहीं कंप्लीट हुआ हमसे। तो क्या करें अब, इनटेंजिबल अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो फिर हमें किसी इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए लाजिम है कि हम इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारें। और सवाल ने रिकवरेबल अमाउंट भी दी हुई है। रिकवरेबल अमाउंट 31 नंबर 2 पे कितनी है, 10 रुपये। अब हम आए वर्किंग 2 कह लें, और हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे इसकी 31 दिसंबर 2002 पे खड़े होकर। बुक वैल्यू भाई 40 पे तो पहले से था, 100 रुपया और इंटेंजिबल में, ये 40 जमा 100 कितने पे पहुंच चुका है। और चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, इसलिए अमोर्टाइज तो इसने होना नहीं है। तो 40 भी अपनी जगह पड़ा था, 100 और ऐड हो गया, तो ये बन गया 140। और सवाल ने बताया कि इसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 110। अब फिर वही नो इम्पेयरमेंट नहीं, अब मसला आ गया। हमें रिकवरी होती नजर आ रही है इस एसेट से, फायदा होता नजर आ रहा है एसेट से 110 रुपए का, किताबों में ये पड़ा हुआ है 140 पे। अब ओवरस्टेटेड है। अब इसको राइट डाउन करो, 110 पे लाना है, 110 पे। तो कितना इम्पेयरमेंट लॉस, 30 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। ठीक है, इस 30 की एंट्री क्या बनेगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से, पढ़े हैं 10 मिनट पढ़े अभी क्लास में, तो हम एक्सट्रैक्ट्स तो आराम से बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के। अच्छा 2 साल हैं, एक ट्राई करें ना जल्दी से, मैं तो बना ही दूंगा फिर आपको। जल्दी करें, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं। आप एक मिनट के अंदर पहले ये बनाएं। नहीं, खामोशी की सूरत में क्या करना है वो फिर बताऊंगा। खामोशी अगर वो रखेगा भी ना, सिर्फ डेवलपमेंट में रखेगा, उस वक्त मैं बताऊंगा। वैसे उसमें कैपिटलाइज करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में खामोश हो। वो कहे रिसर्च शुरू हुआ, फिर कहे डेवलपमेंट शुरू हो गया और चुप है, तो अज्यूम करेंगे अच्छी वाली कैपिटलाइज कर दो। लेकिन ये नहीं कहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुई और फिर आगे कोई बता नहीं रहा कि 6 क्राइटेरिया कब मीट हुआ, क्योंकि रिसर्च का लफ्ज आ गया ना। अभी पढ़ाता हूँ, वही पढ़ना भी था अभी जी। R&D तो लिखा हुआ है, हमने एक्सपेंस आउट ही किया है, लेकिन बीच में आगे जाकर उसने कहा 6 क्राइटेरिया मीट हो गया, तो उससे ऑनवर्ड फिर कैपिटलाइज कर दिया जी। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस, R&D एक्सपेंस, R&D एक्सपेंस 2001 में कितना है,
80। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 40। 2002 आया, R&D एक्सपेंस ख़त्म हो चुका हुआ है क्योंकि इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया है, लेकिन हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया था, इम्पेयरमेंट लॉस आ चुका है 30 का। इंटेंजिबल 40 पे पड़ा था, 100 मज़ीद आया था, 30 का कम हो गया, 110 पे आ चुका है। एकदम से मुझे लगा क्लास का टाइम कम रह गया, मुझे याद नहीं था कि मैंने ये भी पढ़ाना है। चलो कोई नहीं, अभी तो लीगल वाले 10 मिनट पढ़े हैं, बहुत है। हाँ कल का कल ही पढ़ेंगे ना, आज वाला तो आज ख़त्म करके कल ज़्यादा पढ़ना है। अगर आज कम पढ़ के कल ज़्यादा पढ़ना है तो फिर फ़ायदा कल ज़्यादा पढ़ने का है जी। क्या एसी बंद कर दो भाई, अपने पास भी रख लो ना एक, तो रिमोट डाउनलोड करके, ताकि ये मसला ही ना आया करे। अच्छों में नहीं होता, सारों के पास ही अच्छे मोबाइल हैं। पेज नंबर 207 पे आए, हमने बात की है आज, इधर देखो इनकी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स की। ये 16 पे है ना भाई, इसको 23 पे, सबको 23 पे कर दो। बताना था ना 16 पे हैं, 23 पे रखने हैं, वैसे ही मौसम गड़बड़ है, बीमारी ना हो जाए। भाई मेरी क्लास में 23 पे रखा करो पहले, जब गर्मी लगेगी तो फिर हम बढ़ा लेंगे, बच्चे बीमार ही ना हो जाए। वैसे रमज़ान में इस क्लास के अंदर इसको 16 पे रखना पड़ेगा, है ना। वो जी प्यास लगी होनी है इस टाइम तक, मुझे तो बोल बोल के, तो इसी से ही गुजारा होना है, या नहाई जाओ तो या इसी तक के बैठ रहे, है ना। अच्छा वैसे अल्लाह की तरफ से ही होता है, फिर कभी बात कर लेंगे अब रमज़ान में ही। बहरहाल अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि दिल को पता है पानी नहीं मिलना, खाना नहीं मिलना, पता ही नहीं चलेगा सारा दिन। वही इंसान होता है आधे पौने घंटे बाद गला खुश्क हो जाता है गैर रमज़ान के अंदर, रमज़ान मुबारक के अंदर पता ही नहीं चल रहा होता। उसकी वजह सिर्फ यही है कि दिल को पता है पानी नहीं मिलना। तो ये सारी गेम ना इस दिल की होती है। पढ़ाई के अंदर भी दिल को लगाएं, हाँ पढ़ाई के अंदर दिल को लगाएं, ठीक है, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह पास होंगे, इसका बड़ा असर होता है। एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी थ्रू इट्स ओन एफर्ट्स। अच्छा, it is sometimes difficult to assess whether an intangible qualifies for recording because of problem as it is not identifiable, its cost is not reliably measurable. To assess whether internally generated intangible meets criteria, an entity classifies generation of asset into research phase and development phase. और ठीक है, अब ये याद यूद कोई नहीं करना, दो चीज़ें बस इसमें अहम हैं। 6 क्राइटेरिया कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वैसे मैं देख लेता हूँ टाइम बच गया तो वो भी देख लेंगे, बहरहाल वो कल पढ़ लेंगे। अच्छा कितने यार तुम लोग वैसे वो हो। अच्छा जी, रिसर्च क्या है? रिसर्च होती है प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, बाकी अंग्रेजियां वो जो मर्जी लिखता रहे। और डेवलपमेंट क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। सिंपल। रिसर्च क्या है? इन्वेस्टिगेशन। प्लान्ड होती है थोड़ी सी, ऐसे थोड़ी, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, और फिर उस इन्वेस्टिगेशन से जो कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं डेवलपमेंट फेज में, उसी की एप्लीकेशन। यानी अगर डेफिनेशन देखें तो भाई इतनी बहुत है ना, हमने याद करनी है। पैराज मौजूद हैं, पैराज को ये करने वाले तो यही होते हैं पैराज। डेफिनेशंस कहाँ मिलेंगी? IS 38, अब पता नहीं मैंने कैफ 1 के लिए तो नहीं किया होगा ना लास्ट टाइम, कैफ 1 के स्टैंडर्ड्स में। चलें अब फिर आइए, अभी टाइम कम है, कल IS 38 में
स्टैंडर्ड खोल के दिखा दूंगा, डेफिनेशंस स्टार्ट के अंदर ही होती हैं, जैसे बाकी स्टैंडर्ड्स भी आपने देखे थे, ठीक है, उनमें डेफिनेशंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही थी, ठीक है ना। तो डेफिनेशंस लिखी होती हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही आपको मैंने ये बता दिया, पूरा पढ़ना है तो पढ़ लें। रिसर्च इज़ ओरिजिनल एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। याद कौन करे, लिखा हुआ स्टैंडर्ड में, पागल है याद करें। लेकिन मैंने कहा रिसर्च क्या होती है, प्लान इन्वेस्टिगेशन। फिर डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड ब्ला ब्ला ब्ला। कौन पढ़े, आप पढ़ लें, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बता दी आपको। रिसर्च इज प्लान इन्वेस्टिगेशन एंड डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब वो अगर वो कह दे डेफिनेशन तो देख के लिख देंगे, जरूरत ही क्या है याद करने की, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम्पल्स। पहले तो काम चलता था, सवाल आई कैप लिखता ही ऐसा था इस तरह से कि जी रिसर्च, जैसे भी 2 सवाल किए ना हमने, दो सवाल, ठीक है, बाकी तो एग्जांपल्स हैं छोटी थी, बीच में जो 2 सवाल किताब से किए, आई कैप के सवाल भी ऐसे ही होते थे। रिसर्च स्टार्टेड, 6 क्राइटेरिया मीट, डेवलपमेंट स्टार्टेड। लेकिन अब ना आई कैप क्या करने लग गया है, अब रिसर्च और डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लिख के दे देता है। जैसे कॉस्ट डिटर्मिनेशन करवाता था, ये 16 में कहता था ये कॉस्ट भी 4 5 6 7 10 चीज़ें लिख दी, बताओ जी कॉस्ट ऑफ एसिड क्या है, आपने उसमें से 6 7 लेनी होती थी, 2 3 इग्नोर करनी होती थी। अब ये काम उसने शुरू कर दिया, ढेर सारी एक्टिविटीज़ दे देता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है रिसर्च वाली कौन सी है, डेवलपमेंट वाली कौन सी है। लेकिन अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये पैरा 56 में लिखी हुई हैं, किसकी, रिसर्च एक्टिविटीज़ की, और पैरा 57 में लिखी हुई हैं। तो इस तरह की सिर्फ हमने जो है वो कहाँ गया, एन इंटेंजिबल एसिड शेल बी, ओहो ये तो 6 क्राइटेरिया, ये तो 6 क्राइटेरिया, सॉरी 6 क्राइटेरिया, मैं भी कहूँ एग्जाम्पल्स कहाँ हैं, ये रही 59, ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट। पढ़ लेते हैं एक बार, लेकिन अच्छा 6 क्राइटेरिया ये पढ़े हैं, कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जाम्पल्स पढ़ लें, समझ में होना चाहिए। अच्छा, पर्चे के अंदर जब अल्फाज आते हैं ना, तो वो अल्फाज यही वाले होते हैं जो इन एग्जाम्पल्स के अंदर लिखे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च क्या है जी, एक्टिविटीज एम्ड इन ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, ये क्या है, रिसर्च एक्टिविटी है। सर्च फॉर इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है, सर्च फॉर इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। फिर सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स फॉर मटेरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट्स ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। फिर फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है जी। अब ये सारी अंग्रेजियां जो है ना जी, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इन्हीं नामों से सवाल के अंदर आती हैं, इससे हट के नहीं आती हैं। ये पैरा सामने होगा, पता लग जाएगा ये रिसर्च है और ये डेवलपमेंट। जैसे सर्च फॉर, ये देखना ज़रा, अभी दोनों में फ़र्क देखना। सर्च फॉर इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स एप्लीकेशंस, और डेवलपमेंट में आकर देखो डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग। वहाँ पे क्या किया हमने, वहाँ पे इवेल्युएशन की, सर्च किया, फाइनली सिलेक्ट किया, रिसर्च में जो चीज़ें फाइंडिंग्स जो आई थी उनको, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके क्या शुरू कर दिया, यहाँ पे हमने डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, जिग्स, टूल्स, मोल्ड्स बनाने शुरू कर दे, डाइयाँ बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, सिर्फ पढ़ के समझ लें, याद क्यों करना, वह बोला है आपको, तो इसीलिए कहा था पहले दिन ही कि अब तो स्टैंडर्ड्स ले ही लें। सवाल इस तरह से करता है क्या, ठीक है, 7-8 आइटम्स देगा, जिसमें से कोई डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन लिख देगा, किसी के आगे लिख देगा डिज़ाइन टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स वगैरह, फिर लिख देगा डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। पायलट प्लांट कहते हैं छोटा सा प्लांट, ठीक है जी। तो आपने एक छोटा सा प्लांट बना के रखा जिस पे चीज़ बना के चेक करते हैं, ठीक है, या नहीं बनाकर रखा हुआ, पर कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए एक स्पेशल प्लांट चाहिए, तो बड़े वाला प्लांट बनवाने की बजाय एक छोटा सा प्लांट आपने बनवा के रख लिया है जिस पे आप सैंपल बना के देखेंगे, तो वो पायलट प्लांट है, ठीक है। और
ऐसे ही डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चोजन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिसर्च की। ऐसे ही डेवलपमेंट है, किधर गया, ओके सॉरी, रिसर्च में सर्च फॉर इवैल्यूएशन फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स और मटेरियल डिवाइसेस वगैरह वगैरह, और फॉर्मुलेशन डिज़ाइन इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। उसके बाद डेवलपमेंट फेज में जब चीज़ें डिसाइड हो गई, अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया, डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, प्रोटोटाइप्स बनाने, फिर टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, डाइज वगैरह बनानी शुरू कर दी, फिर पायलट प्लांट लगा के उसको टेस्ट रन जिस तरह से होता है चेक करना शुरू कर दिया, और डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग करके आपने फाइनलाइज कर लिया, ठीक है। अब ये पेज नंबर 207 पे एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च है, पेज नंबर 208 पे एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। इनको एक बार पढ़ लेना और स्टैंडर्ड के अंदर पैरा 59 और पैरा 56 ये हाईलाइट कर। अब आई कैप का सवाल करेंगे पास पेपर का, और आपको मैं यही स्टैंडर्ड ओपन करके कहूँगा चलो आप खुद बताओ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, और मुफ्त के नंबर हैं और सवाल जो है वो आपका सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है, सही है। बाकी इंशाल्लाह डेवलपमेंट फेज़ में 6 क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है वो इंशाल्लाह आपको मैं कल पढ़ाऊँगा। वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रिसर्च फेज़ में लिखता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कि आप इसको क्या करो, एक्सपेंस आउट कर दो, रिकॉर्डेड एज एन, ये मैंने वैसे ही आपको बता दिया। डेवलपमेंट फेज के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या कहता है, शैल बी रिकॉर्डेड इफ 6 क्राइटेरिया आर मेट, तो वो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों, सही है। कल इंशाल्लाह बात को यहीं से शुरू करेंगे। होमवर्क यही काम है जो आपने किया दोबारा कर लीजिएगा, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।